जब भी हम समस्याओं में घिरे रहते हैं या हमारी समस्या बहुत ही विपरीत या विकट है जिसका निदान संभव नहीं हो पा रहा है। अगर कोई कहे कि मुझे बहुत ही बड़ी स्वास्थ्य की दिक्कत है, हेल्थ इश्यू है और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। छोटे रोग या ऐसे रोग जो कि दीर्घकालीन चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की कोई बीमारी है या फिर कोई असाध्य रोग है। यहाँ तक कि मैं कैंसर तक की बात करता हूँ। इसके विपरीत कई लोगों के जीवन में फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत होती है। फाइनेंशियल दिक्कत भी इतनी होती है कि व्यक्ति सोचता है कि बस, कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। रिलेशन में प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं आपकी कुंडली में इसलिए बन रही है, इसका एकमेव कारण है, वो है कोई बड़ा दोष। और उस दोष का संबंध भी उसके अधिपत्य भाव, अर्थात जिस तरह की समस्या बनी है। फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस और आपका 11th हाउस इन्वॉल्व होगा। रिलेशन में दिक्कत होगी तो 4th हाउस 7th हाउस केंद्र के भाव अवश्य इन्वॉल्व होंगे। और अगर ये समस्या कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी है तो फर्स्ट और 8th हाउस का संबंध आपको नज़र आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है? तो इस तरह की जब कुंडली में योग बन रहे हैं और ये संबंध आपके दशा लॉर्ड से भी लिंक हो जाते हैं, तो ये समस्या निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम बेसिक उपाय करते हैं, जैसे कि दशा लॉर्ड के उपाय करते हैं या फिर हम किसी ग्रह का उपाय करते हैं, पर्टिकुलर ग्रह का पर्टिकुलर समस्या के अनुरूप। अब उसमें आप 3 से 4 तरह की चीज़ें अक्सर करते हैं। उसमें से एक है मंत्र जाप, दूसरा है उस ग्रह को बैलेंस करना, जो कि बैलेंसिंग टेक्निक आजकल बहुत चलती है। तीसरा है उसके दान करना। अगर वो विपरीत है तो हम अक्सर यही कहेंगे कि उस ग्रह को दान किया जाए। लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। थोड़ा-सा कंट्रोल अवश्य होता है। कंट्रोल का तात्पर्य ये है कि जो समस्या आपके जीवन में आई है, उसके प्रभाव कुछ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आप जो चाहते हैं ये होता नहीं। अब इसमें 2 चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। एक, आप चाहते क्या हो? जो आप चाहते हो कि आप उस अनुरूप में कर्म कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब तक वह दशा ट्रिगर होगी, जब तक वह चीज़ एक्टिवेट हो रही होगी, तब तक उसको निकाल पाने में, एक्टिवेशन एनर्जी पहुँचने तक आप उसको निकाल नहीं सकते। अब इसको मैं एक शॉर्ट भाषा में कुछ इस तरह से समझाऊँगा कि जब आप ड्राइव करते हो, तो ड्राइविंग में गाड़ी की एक स्पीड होती है, ठीक है? एक तेज़ स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ओके? उसके चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन रोड खराब है, तो आप एक तेज़ स्पीड में भी नहीं चला सकते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रोड खराब है, आपने रोड पहले ही खराब कर दिया है, तो आपको एक स्पीड भी लिमिट में लेके जाना होता है। इसीलिए फिर इसमें उपाय जो अक्सर कहे जाते हैं, निरंतरता, अर्थात आप निरंतरता से कोई बेसिक उपाय कीजिए और कंटिन्यूअस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हम उपाय करते कितनी देर? 5 मिनट या 10 मिनट, 24 घंटे में। उससे रिजल्ट आने की संभावना लगभग कम होती है। हाँ, कंट्रोल अवश्य हो जाता है। क्योंकि ये जो घटनाएं घटित हो रही है आपके जीवन में, जो भी प्रॉब्लम या बाधाएं आ रही है, उसका संबंध आपके दीर्घकालीन, अर्थात पिछले जन्मों के बड़े प्रारब्ध से। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने अपने पत्नी को या अपने पति को किसी जन्म में पूरे 40 साल प्रताड़ना की, 40 साल की प्रताड़ना। और अब आपकी कुंडली में वही सप्तम भाव है। सप्तम भाव का लॉर्ड या सप्तम भाव में बैठा ग्रह पीड़ित हो गया है, या सप्तमेश, अर्थात सप्तम का कारक, सो कॉल्ड मैरिज का कारक, जो कि लेडीज के चार्ट में मंगल होता है, जेंट्स के चार्ट में वीनस होता है। तो आप देखोगे कि यह समस्या आपके जीवन में आपको घुटाना चालू करेगी। आप अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, आप रत्न धारण करोगे, बट रिजल्ट नगण्य, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती रहेगी। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं वो आपके प्रारब्ध रहे। ऐसे केसेस में जो उपाय होते हैं वो भी दीर्घकालीन होते हैं, लंबे उपाय करने पड़ते हैं। और मैं इसमें सबसे आसान और सबसे सहज उपाय जो लोगों को कहता हूँ वो है फास्टिंग। दूसरा जो कहता हूँ वो है उसकी मंत्र जाप या चैंटिंग। अब मंत्र जाप या चैंटिंग में भी 2-3 चीज़ें। एक तो मंत्र जाप, दूसरा है उस ग्रह से संबंधित देवता के स्तोत्र, और तीसरा है कवच। अब मैं कवच अक्सर तब कहता हूँ जब कोई ग्रह वीक हो, या कोई ग्रह उस असाध्य कंडीशन में है जब उसे कोई
दबा रहा है, वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्तोत्र और मंत्र में सबको कहता हूँ कि आप कीजिए, रिजल्ट जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में मंगल दोष बनता है या मंगल कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति में बैठा है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हनुमान चालीसा पाठ करो, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप करते क्या हो? आप हनुमान चालीसा केवल एक बार करते हो पाठ। सर एक बार से रिजल्ट नहीं आता है। कम से कम 5 बार 7 बार करें, 11 बार करें। मैंने पिछले कुछ महीनों में एक प्रयोग किया था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। हनुमान मंदिर में जाकर के दीपक जलता रहे सामने, इसका मैंने प्रयास किया और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता था। मेरे बगल में शिव मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है, उनकी स्थापना है। तो जब मैं डेली 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था तो इससे ज़बरदस्त रिजल्ट है। और मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि वो एनर्जी ट्रिगर हो रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे, राइट। और मुझे कुछ साक्षात्कार भी हुए हनुमान जी के मंदिर में ही हुए, रिजल्ट ज़बरदस्त था। क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मंगल काफ़ी ट्रिगर कर रहा था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मंगल पहले केतु के साथ आया, ठीक है, उसके पहले वो अनकंफर्टेबल भी हुआ, नीच का भी था। तो वो बीच का जो 3-4 महीने का पीरियड था बहुत ही क्रिटिकल था। इस समय भी इस समय भी मंगल मेरे 12th लॉर्ड में गोचर कर रहा है। तो उस मंगल को कंट्रोल करने का जो प्रयास था मैंने किया और रिजल्ट तुरंत आया, आता है। हाँ, थोड़ी कमी ये रह गई कि मुझे ये भी लगता है कि 11 बार का जाप, 11 बार का पाठ हनुमान चालीसा का भी मुझे कम लगा। क्योंकि जब आप किसी एक्शन को ट्रिगर करते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी और बड़ी संख्या होती है, जैसे कि 51 बार, मैंने एक आध बार 51 बार भी किया है, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। 51 बार, 101 बार, इस तरह की जो संख्या होती है वही किसी भी प्लानट को ट्रिगर करने के लिए मजबूर करती है। अब बोलोगे सर इतनी बार, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ये समझने की आवश्यकता है, आपके पावर भी तो बहुत बड़े हैं। जब मैं कहता हूँ किसी स्तोत्र का या किसी चालीसा का पाठ 108 बार करना या 100 बार करना, तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। वो बात अलग है कि हमें हैबिट नहीं है निरंतर एक स्थान पे बैठने की, तो आप उसे ब्रेक पे भी कर सकते हो। जैसे कि आपने 21-21 बार कर लिया एक एक घंटे बैठ के 4-5 बार में, राइट। अगेन इट्स योर ओन चॉइस। अगर आपको हनुमान चालीसा जैसे कंठस्थ है तो आप यकीन मानिए कि अगर आप ध्यान में बैठेंगे और आप उसे पाठ करना आरंभ करेंगे, 15 से 20 मिनट में, मैक्स 20 मिनट में आप लगभग 10 बार पाठ कर लेंगे। तो 2 मिनट्स पर हनुमान चालीसा होता है। बोलेंगे सर फास्ट करना है, स्लो करना है, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे स्लो करें, ध्यान में करें, डेफिनेटली फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी वो, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देगी, राइट। निरंतरता के साथ करें, कम से कम 5 बार 6 बार तो करें। और अगर आप उसकी स्पीड को कम कर फास्ट कर देंगे तो डेफिनेटली वो इट विल टेक अनदर टाइम, वो जल्दी भी हो जाएगा बट संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बजरंग बाण हो गया, ऐसे ही गणेश के जी के स्तोत्र हो गए, फिर शिव चालीसा होगी, शिव जी के स्तोत्र हो गए, कई स्तोत्र आपको शिव जी के मिलेंगे। जो भी राहु केतु शनि जैसे ग्रहों से परेशान है वो दुर्गा माँ के किसी भी स्तोत्रों को ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। जो प्रेती बाधा, स्पेशली राहु केतु से बहुत ज़्यादा परेशान है, तंत्र से परेशान है बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैं महाविद्या स्तोत्र के बारे में कहूँगा। हालांकि मैं महाविद्या स्तोत्र के ऊपर एक स्पेशल क्लास लेना चाहूँगा, इसी वीक में प्लान कर रहा हूँ। आई विल लेट यू नो। डिवाइन रिजल्ट देता है, मैंने उसका प्रयोग किया एंड बिलीव मी, मिराकुलस रिजल्ट आया है। मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। महाविद्या स्तोत्र एक शक्ति का शारी स्तोत्र है जिसके अंदर सभी 10 महाविद्याएं आ जाती हैं और इसके करने के कुछ नियम हैं, कुछ सख्त नियम भी है, इसीलिए कई बार लोग कर नहीं पाते हैं। और वो स्तोत्र भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब आप यकीन मानिए कि एक बार पढ़ने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाता, 15 से 20 मिनट। जब जिसको पता है तो उसके लिए, नए व्यक्ति के लिए आधा घंटा मिनिमम चाहिए, बट यस रिजल्ट देता है। ऐसे ही किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर परेशान कर रहा है, विष्णु जी से संबंधित स्तोत्र या मंत्र को उठाइए और निरंतरता से कीजिए, एक माला से कुछ नहीं होता है अगर समस्या लंबी है। शुक्र से संबंधित स्तोत्र उठाइए। अब आप बोलेंगे क्या हम ग्रहों के स्तोत्र भी उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। उनके देवता के उठाएंगे तो भी बढ़िया है,
नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। नक्षत्र के देवता या उनसे संबंधित देवता के स्तोत्र भी करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का प्रभाव उसे पड़ना ही पड़ना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो आप निरंतरता के साथ जब भी जब तब करते हैं तो उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर समस्या बड़ी है तो आपको उसको आउटपुट जनरेट करने के लिए एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने अक्सर कई बार कहा है कि चलते फिरते पाठन कीजिए, जप कीजिए, जो आपके बेसिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया। आपने घर पे 1 माला कर ली, 10 माला कर ली, 11 माला कर ली, फिर आप निरंतर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कर्म करते रहिए जप, कर्म करते रहिए जप करते रहिए, कर्म करते रहिए जप करते रहिए। क्या दिक्कत है? रिजल्ट देगा, रिजल्ट मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि राहु की इस कलयुग में हमें सब कुछ क्विक चाहिए, आउटपुट चाहिए, और पेशेंस नहीं है। ऐसे नहीं होता है। आप जब कोई बीज बोते हो तो उसके फल आने को भी समय लगता है, और केवल बीज बोने से काम नहीं होता। आपने बीज डाला जमीन में, उसके बाद भी आप उसको खाद पानी देते रहोगे। कुछ महीनों पश्चात या कुछ दिनों के पश्चात उसमें से एक अंकुर निकलेगा, अर्थात पहली किरण। ऐसे ही जब आप जब तब सब करते हो तो कुछ दिनों के बाद आपको अंकुर निकलेगा। अच्छा, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा जीवन में, यस, कुछ रिजल्ट आया है। इसके बाद भी आपको कंटिन्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसके बाद भी आपने उसे जल देना बंद कर दिया तो क्या होगा? वह मुरझा जाएगा, और वह बड़ा वृक्षदार पेड़ बनने के पहले ही वह सूख जाएगा। जब तक वह अपने आप खड़ा ना हो जाए कि उसको खुद जड़ों को पानी नीचे से मिल लेना चालू हो जाए, तब तक आपको उसको करना पड़ेगा, उसको जल देना पड़ेगा। इसके पश्चात भी कीड़े लगने की संभावना रहती है। ये कुंडली में आपके दोष है, ग्रह ट्रांजिट में भी है, दशाएं भी चल रही है। ऐसे ही जैसे कि पेड़ एक पौधा हो गया, उसके वातावरण में दोष है तो कीड़े लग जाएंगे। जड़ में कीड़े लग सकते हैं, राइट, उसकी पत्तियों में कीड़े लग सकते हैं। तो आप क्या करते हो? बाहर से कुछ छिड़काव करते हैं, या फिर जड़ में खोद करके खाद वगैरह डाल कर उसको प्रॉपर तरह से नरिश करने का प्रयास करते हो, किस तरह के कीड़े लगे। ऐसे ही आपने एक बार वो बीज अंकुर लगाया, बीज से एक छोटा पौधा उत्पन्न हुआ है, अब उस पौधे को पेड़ में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, जैसे कि 6-8 महीने आपने उपाय किया, कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद आप क्या करते हो? भूल जाते हो। फिर समस्या जस की तस रिवर्स हो जाती है। फिर आप बोलते हैं क्या करें? उसको पहले बड़ा होने दीजिए, और इस तरह का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इट्स अ पीरियड ऑफ अ टाइम, और इस पूरे प्रोसेस को कम से कम साल भर का समय लगता है। दिस इज अ हार्श रियलिटी। स्टार्टिंग के जो कुछ महीने, 1.5 महीने, कई बार आप देखोगे शास्त्रों में 41 दिन या 43 दिन के 2 डेज आपको जगह जगह मिलेंगे। कोई भी साधना 41 दिन कीजिए, 43 दिन कीजिए, वो समय है जब आप उस बीज को अंकुरित होकर के एक पौधे के रूप में उत्पन्न करने का समय। इसलिए कहा जाता है कि वो कम से कम ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। लेकिन फिर भी आपको उसमें से फल नहीं मिलेगा। अभी आकाश की किरण नजर आएगी। फल तो तभी मिलेगा जब वह बड़ा पेड़ बन जाएगा और फल देने लगेगा, तभी उस केतु का आउटपुट राहु जनरेट करेगा। राहु मतलब फल। तो रिजल्ट चाहिए तो एफर्ट दीजिए, आउटपुट चाहिए तो इनपुट दीजिए। मैं यही कहूँगा। बेसिक जीवन में बदलाव से लाभ मिलता है, ठीक है, लेकिन हम वो बदलाव भी एक दीर्घकालीन रूप में नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई बार मैं बोलता हूँ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो एक ही चीज़ कहता हूँ, सरेंडर, अर्थात अपने आप पे पेशेंस रखिए। पति पत्नी में अक्सर जो लड़ाइयाँ होती है वो होती ईगो की। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने दूसरा शब्द यूज़ किया, पति ने तीसरा किया। पत्नी ने बेलन उठाया, पति ने डंडा उठाया। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ? वहीं पे अगर किसी एक को भी एहसास हो जाए कि यह मेरे प्रारब्ध, मेरे चार्ट के अनुरूप है,
मुझे समझ में आ चुका है। मुझे शांत रहने की आवश्यकता है, जो बोया वही काट रहा। तो देखिए, ताली कभी भी दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजेगी। आपको ये समझने की आवश्यकता है। तो दो हाथ से ताली बजेगी अगर मैं एक हाथ घुमाऊंगा, दूसरा हाथ है ही नहीं। तो इंसान एक बार घुमाएगा हाथ, फिर वापस ले छोड़ यार, सामने से ताली आ ही नहीं रही, तो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस तरह के पेशेंस की आवश्यकता, और इस तरह के पेशेंस हर जगह चाहिए इन रियलिटी। फाइनेंशियल दिक्कत की बात करें तो फाइनेंशियल दिक्कत एक ऐसी दिक्कत होती है, इंसान बोलता है यार मैं दिन में 12 घंटे मेहनत करता हूँ, 14 घंटे करता हूँ, आउटपुट नहीं है, क्या करूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्रोत है जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कमल गट्टा। अब अगर आपकी राशि अग्नि तत्व है या वायु तत्व है, जो कि सेकेंड हाउस का संबंध या लगन का संबंध बना रही है, दशा लॉर्ड का संबंध बना रही हो, क्योंकि देखिए धन जो देने का कारक है कोई भी घर कर सकता है। ट्रांजिट में बैठा ग्रह भी देता है। कई बार बोलोगे सर मेरे कुछ महीने बहुत बढ़िया गए थे, क्यों गए थे? क्योंकि वो ट्रांजिट ने अपना काम किया था, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ने काम किया होगा। ठीक है जी। तो आपको ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति इतना चार्ट देख, मैं रियलिटी में अपना खुद का चार्ट भी नहीं देखता। ठीक है, कोई लाइफ में इवेंट जब होता है तब ओके, ठीक है, लगता है एक बार थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, वो भी सालों में कभी एक बार। दिस इज ए हार्श रियलिटी, नहीं देखता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने चार्ट अनुभव अपने आप को ढाल रखा है। दशा लॉर्ड के जो भी ट्रिक्स है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो भी जीवन में बेसिक चीज़ें उनको फॉलो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सब भोलेनाथ है ना, मेरे इष्ट है ना, उनको साथ लो और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी आप कोई चार्ट में आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो आप चार्ट पर्टिकुलर देखोगे नहीं। बेसिक आपको पता है कि भाई मुझे फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आपने दशा लॉट ट्राई किया, आप अपने को लॉर्ड, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, सेकेंड लॉर्ड को पकड़िए, उसकी फास्टिंग, उसके मंत्र जाप, उसके कनेक्ट को देखिए, उस ग्रह को देखिए वो किसके साथ बैठा हुआ है, वो चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड को कैसे पूरी की जाए। हालांकि इसमें मैंने पहले भी क्लासेस ली है कि आप कंजंक्शन रूल को या फिर प्लैनेट के ट्रिगरिंग पॉइंट को कैसे एक्टिवेट करें, उनको कैसे देखें। हो गया, काफ़ी पुरानी क्लास है, मुझे अभी ध्यान भी नहीं होगी कौन सी होगी, बट है, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देखिए आपको मिल जाएगा। उस पे चाहिए तो हम बीच में कभी एक आध सेशन और ले लेंगे, लाइव सेशन इसी वीक में, वी विल प्लान ऑन दैट। ठीक है, कि कैसे उसको वापस से कोर फॉर्म में देखा जाए, किसी भी उपाय को ढूंढने के लिए चाहिए तो आप में से किसी एक की कुंडली लेकर के लाइव में आ जाएंगे हम लोग जूम क्लास में, कोशिश करते फ्राइडे सैटरडे को। ठीक है, बट ये ट्रिगर करते हैं, आप रिजल्ट एक्टिवेट करने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। अब किसी भी चीज़ को एक्टिवेशन करने के बाद उसको डीएक्टिवेट करना है। इवेंट एक्टिवेट ऐसा हुआ है, एक्टिवेट का मतलब है कि वो जागृत हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में घटना घटित हुई है या जागृत फॉर्म में हुई है, जैसे किसी को रोग हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जागृत हुआ है किसी ग्रह के अनुरूप। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन की बात करूँ तो स्किन इन्फेक्शन के कारण दो ही प्लैनेट बनते हैं, एक है मर्क्यूरी, दूसरा है आपका सैटर्न। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं? जो एक्सपांशन के कारक है, राहु जैसे प्लैनेट। आप बोलोगे जुपिटर भी है, जुपिटर भी एक्सपांड करता है, लेकिन अगर जुपिटर नेगेटिव कारक है तो वो भी ये काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट राहु का नेचुरल है कि वो मल्टीपल लेवल पे एक्सपांशन करता है, टू द लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो अब ऐसे ग्रह ने ट्रिगर कर दिया किसी समय पे, जब भी दशा लॉर्ड या ट्रांजिट बने होंगे, स्पेशली दशा लॉर्ड में एक इवेंट्स होते हैं। अब यह दशा लॉर्ड जब तक एक्टिवेटेड है बाय द रूल ऑफ कंजंक्शन, बाय द रूल ऑफ प्लेसमेंट, तब तक वो इवेंट एक्टिवेटेड है। अब उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उस दशा लॉर्ड को या उस प्लैनेट को जो उसका कारक है, जैसे स्किन इन्फेक्शन के लिए मर्क्यूरी और सैटर्न है, उसके प्राप्त को बदलने की आवश्यकता है। तो कई बार इसमें दान देने का एक प्रादुर्भाव है, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि इस प्लैनेट का दान दे दो, डोनेट करो। अब प्रॉब्लम है कि हम डोनेट करते क्या है, जैसे बुद्ध है, गाय को चारा खिला दो, हरे कलर की चीज़ें दान कर दो, सैटर्न है तो सैटर्न की चीज़ें दान कर दो। बट हमारी दान की जो परिभाषा है बहुत लिमिटेड रह गई, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कतें और आजकल फाइनेंस में बहुत चीज़ें महंगी हो गई है। आपने देखा होगा कि शास्त्रों में सोना, तांबा, पीतल, वजन के बराबर इन सब चीज़ों के दान का भी उल्लेख मिलेगा। क्या आप हम इस लेवल पे दान करते हैं? रियलिटी इज नो, आंसर इज नो। हमने छोटा मोटा कुछ दान कर दिया और खुश हो गया, आज मैंने दान किया, बहुत खुशी मिलती है, क्यों?
तो रिजल्ट भी उसी तरह का आता है। फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी बड़ी है एफर्ट्स उतने बड़े हैं। ये आपको समझना होगा। तो ऐसे समय पे बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। बड़े अनुष्ठान यहाँ पे चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, रिजल्ट जनरेट करते हैं। कई बार आपसे ये भी गलती हो जाती है कि आपने जाने अनजाने में उस ग्रह को एक्टिवेट किया है बाय लोकेशन और बाय प्लेस। आप जिस घर में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, या जिस कर्म कर रहे हैं, या ऑफिस में जो भी है, वह भी उस ग्रह को एक्टिवेट कर चुका है। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको लंबे एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है। चेंज ऑफ प्लेस की ज़रूरत है। इनडायरेक्टली कहूँ तो आप वो भी ट्रिगर करके देख सकते हैं कि मैंने इस जगह को चेंज किया, या इस स्थान को चेंज किया, इस कर्म को चेंज किया, इस जॉब प्रोफेशन को चेंज किया, अब देखो क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप किसी नए स्थान पे जाते हो, नई जगह पे जाते हो, तो दूसरा ग्रह एक्टिवेट होगा ही होगा, लेकिन पहला ग्रह डीएक्टिवेट होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आपने किसी ग्रह को जीवन में एक्टिवेट किया है, उसको डीएक्टिवेट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। अर्थात वयेश, जो ग्रह चल रहा है उसके 12th हाउस में बैठा ग्रह या उसका 12th लॉर्ड उसका व्यय करेगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ इस प्रकार से कहूँ कि सेकंड लॉर्ड आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड आपका बैंक बैलेंस है, लेकिन उससे पहले वाला ग्रह, अर्थात लगन से में बैठा ग्रह अगर जब भी एक्टिवेट होगा, आप देखोगे आपके खर्चे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आप सेल्फ ईगो में कहीं ना कहीं उस बैंक के बैलेंस को कम करके खर्च करके उसका वो व्ययश हो गया, 12th हो गया। ऐसे ही जो ग्रह आपकी कुंडली में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जैसे किसी कुंडली के 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वह स्किन इन्फेक्शन दे रहा है। 8 तो वैसे ही ओकल्ट का भाव है, तो उससे 12th 7th हो गया। और इसलिए यहाँ पे कहीं देखो 8th हाउस की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत सिंपल उपाय बताया जाता है कि 7th हाउस अर्थात पब्लिक, अर्थात, और उसको भी ब्रह्मण तत्व को हमने कनेक्ट किया कि आप 7 पंडित या 5 पंडित को बुलाइए, जब करिए, मंत्र करवाइए, और उसको आप डिस्कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए जो चीज़ आई है, राइट। 8th हाउस की प्रॉब्लम के लिए, राहु केतु की प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ विशेष साधनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले महाविद्या का एक उदाहरण दिया, 10 महाविद्याओं के भी विशेष मंत्र होते हैं, राइट। अब ये भी केस टू केस होती है। कई बार प्रत्यंगा साधना जैसे की जाती है, बंगलामुखी साधना होती है। हालांकि बंगलामुखी साधना कई बार लोग कहते हैं कि ये केवल शत्रुनाश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक विशेष रूप भी है तंत्रनाश के लिए, ठीक है। तो ऐसी कई साधनाएं हैं, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। तो आप एक चीज़ समझिए कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़े एफर्ट्स बढ़ाइए, और जीवन में उस ग्रह को नकारात्मक मत देखिए, उसको समझिए कि वो घटना क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अपने इष्ट को मत भूलिए, इष्ट को कनेक्ट रहिए। इस समय मंगल पूरी तरह से एक्टिव मिलेंगे हर एक की कुंडली में। आप जिस भी राशि से संबंध रखते हो, जो भी आपकी दशा चल रही है, आप मंगल से संबंधित एक मंत्र या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ एक बार अवश्य करें। ये मत देखिए वो कहाँ बैठा है 12th हाउस में, कुछ भी है, एक कनेक्ट के साथ करने का प्रयास करें। ये देश के हित में होगा, आपके भी हित में होगा, क्योंकि हम सबका संबंध हमारे देश से, भारत से। इतना ही कहूँगा। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।